Welcome, sir. Yeah. So this overall formulation, one charge, then two charge, then the property of a single charge or system of charges at a given point. Now, this concept of electric field is not depending on the property of two charges. Please remember, there are many charges, but what is overall happening because of this at a certain point in the region, we can understand, and that property is known as electric field, which is obviously a vector field. Okay, so up to this, I hope everything is clear. Now, our next intention, and you have tried the questions that I have given in you last class. Yes, sir. You have tried the questions, everybody? Yes, sir. Okay. So मैंने बोला है आपसे कि आप आराम से जो क्वेश्चंस मैं देता हूं उसको बाद में जरूर ट्राई करो, और वो धीरे धीरे धीरे, देखिए होता क्या है कि जब हम पहली एक क्लास करते हैं फिर दो क्लास करते हैं, वो उनकी वैल्यू नहीं समझ आती, बट ये सब चीजें क्या होती है, कंपाउंडेड होती हैं। आप अगर 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाई 50 क्लासेस इट विल बिकम 200 क्वेश्चन, सो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज क्रिएटेड। सो दैट्स व्हाई जो कंसिस्टेंसी है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब आपके पास एक बहुत बड़ा सिलेबस सामने होता है, ठीक है, या इवन जनरल लर्निंग में भी कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो अब देखो, फॉर्मुलेशन आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ले आया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, या लोग उस समय ये जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है जिससे मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाए, बिकॉज वेक्टर में आपने देखा टू मच ऑफ डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, राइट? इधर कंपोनेंट लो, उधर कंपोनेंट लो, किस साइड कौन सा फील्ड जा रही है, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। सो उस सब से बाहर निकल के सारे फॉर्मुलेशंस ऐसे ही हैं। सो यू वांट टू गेट अ क्वांटिटी, सो क्या कोई स्केलर फंक्शन, स्केलर फील्ड अवेलेबल है? क्या कोई स्केलर फील्ड अवेलेबल है जो हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो, उस स्केलर फील्ड के अंदर हो? तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? तो वो हम थोड़ा सा मैथमेटिकली करके देखेंगे, और इसका आंसर है यस, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल बी इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? तो अभी देखते हैं जरा कि उस क्वांटिटी तक हम कैसे पहुंचते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा देखो, वर्क एंड एनर्जी, सो स्केलर क्वांटिटी है, एंड स्केलर क्वांटिटी इज वर्क, यू नो। सो अब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे लेकर आते हैं कि सपोज करो कि आपके पास कोई चार्ज है यहां पे Q, ओके, और इस चार्ज की वजह से कोई फील्ड है, ओके, देयर इज अ फील्ड E। अब अगर मैं जनरल वे में लिखूं तो ये चार्ज भी हो सकता है और सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हटाता हूं। मान लो कोई फील्ड है E, there is a field E which is a vector quantity in the region, and you want to move from point B to point A। ध्यान से देखना। सो आप इस रीजन में किसी पॉइंट बी से किसी पॉइंट ए पे मूव करना चाह रहे हो, और किसको मूव कराना चाह रहे हो? किसी चार्ज Q को मूव कराना चाह रहे हो, ठीक है ना? यू वांट टू मूव अ चार्ज Q, एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज dl, दिस वेक्टर इज dl, जो कि तुम इस तरफ मूव करना चाहते हो। तो फिलहाल वेक्टर को हटाते हैं, सिंपल रखते हैं इसको dl, एंड द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अब यहां पे क्या हो रहा है कि वर्क की डेफिनेशन आप अप्लाई करोगे, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता ही है, बट आपको ये भी पता है कि दैट डिस्प्लेसमेंट इज द फोर्स शुड एक्ट इन द सेम लाइन, राइट? ये पता है ना? Yes. तो इस Yes. तरफ अगर ये एंगल फील्ड जो है
वो अगर सपोज कोई एंगल थीटा बना रही है तो उसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और फोर्स cos कितना theta. लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू ई कॉस थीटा, राइट, इनटू डीएल. नाउ दिस डेफिनेशन इज ओके. सो दिस इज फ्रॉम बी टू ए. सो ये जो वर्क डन है ये कहां से कहां लग रहा है, बी से ए में जाने में वर्क हो रहा है. अब आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस. सो इट इज क्यू इनटू ई डॉट डीएल, राइट. सो यहां पे मैं एक क्वांटिटी आपको डिफाइन कर देना चाहता हूं कि ए डॉट बी is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of theta. This is a scalar quantity. So work is a scalar quantity. So it is E dot dl going from this quantity, this to this. Okay. अब क्या हो रहा है कि अगर आपको B से A की तरफ आना है तो दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अगेंस्ट आना है इस फील्ड के. और अगर आप फ्री छोड़ दो तो ए से बी तक फील्ड अपने आप आपको लेके चली जाएगी. ये चीज क्लियर है. Yes, sir. सो आप जो अप्लाई करोगे दैट इज अगेंस्ट दिस फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस. सो इसलिए एक नेगेटिव साइन और ले लेते हैं बिकॉज वी आर अप्लाइंग इट. सो यहां पे ये काम हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट. अगर फील्ड कितना वर्क कर रही है तो फील्ड अपने आप उसको इस डायरेक्शन में भेज देगी, वहां पे इस नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. इज दैट ओके? सो दिस इज व्हाट वी अप्लाई. सो वर्क डन अगेंस्ट इट. सो अगर मुझे इसको मैं डी डब्ल्यू ए लिख दूं बिकॉज दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल, और अगर मुझे किसी भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना हो तो दैट विल बी डब्ल्यू बी ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, माइनस इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल, and q I will write here, and this will be inside the integral E dot dl. Yes. So this is the work done. So work done by, yes, work done by field. by us, not by field. Sorry. By field तो फिर Sorry. ये नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा ना, right? Yes. So it is work done by us, what we are doing. अब देखो जरा कैसे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेके आए. फिर से वही, जैसे फोर्स में दो चार्ज थे दोनों. अब अगर मुझे वर्क ही बार बार निकालना होगा तो ये चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. मान लो आपके पास कोई बंदा है जो एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को ले जा सकता है, तो वो सामान का मैग्नीट्यूड हमेशा वर्क कोई बदलेगा ना, भारी सामान दोगे या हल्का सामान दोगे. सो क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को उस चीज से इंडिपेंडेंट कर लूं. तो मैं क्या करूंगा कि मैं डब्ल्यू बी ए बाय क्यू ए क्वांटिटी डिफाइन कर लूंगा. अब देखो कितने इंटेलिजेंटली, अब ये इससे इंडिपेंडेंट हो गया कि किस चार्ज को लेके आ रहे थे, इस क्यू चार्ज से इंडिपेंडेंट हो गया और ये सिस्टम की प्रॉपर्टी हो गई. तो दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रल आई टू एफ एंड ई डॉट डीएल, राइट. और इसको हम पोटेंशियल कहते हैं, और एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है. सो दिस इज वी ए माइनस वी बी. इसको हम डिफाइन करते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, या फाई ए भी, समटाइम्स वी राइट इट एज फाई ए, और इसको वी बी है. सो दोनों यूज करने के लिए आप रेडी रहना. And in most of the cases I will be using phi. Okay, so this is given by minus integral I to f E dot dl. So अगर मैं कहूं कि आप किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे गए हो तो वो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वर्क बताने के लिए. ये बात आप समझते हो ना. तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट.
सो इसीलिए VA माइनस VB आप हमेशा 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज अगर Q को 1 कर दो तो वर्क एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. इट इज वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट चार्ज from point B to point A. Yes or no? So what is potential difference? It is work done in bringing 1 unit charge from one point to another point. So this is VA minus VB. अब जब भी आप पोटेंशियल निकालोगे you can only calculate potential difference. अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, इसका मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है इसको आपने कोई रेफरेंस पॉइंट मान लिया है. अब इस बात को पहले इतना समझो, ये कोई भी एग्जाम इस फॉर्मूले के बगैर नहीं बनता. कोई भी पेपर कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही होगा. फील्ड की प्रोफाइल गिवन होगी तो आप इस तरीके से E.dl कर दोगे. तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस, और दिस इज क्लियर? क्लियर सर. क्लियर. अब देखो आगे बढ़ते हैं. अब देखो जरा, अभी थोड़ी देर में कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी. अब ये रेफरेंस पॉइंट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रेफरेंस पोटेंशियल. सो कोई यूनिवर्सल रेफरेंस पोटेंशियल नहीं है. देयर इज नो यूनिवर्सल रेफरेंस पोटेंशियल. नो यूनिवर्सल रेफरेंस पोटेंशियल. ठीक है ना? different cases we take different reference potentials. And example, in many cases we take earth as a plane surface, yani plane sheet. In many calculations we take it spherical, जहां कर्वेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है. In many cases we take infinity as a reference potential, and उस केस में हम V infinity को 0 लेते हैं. बट ये हर केस में नहीं कर सकते. We can't do it in every case. Is this clear? So this reference thing is very very important. So ये नोट कर लीजिए जल्दी से. Is this okay? यस सर. अब जरा इस बात पे जरा फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये रेफरेंस पोटेंशियल जो है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो उसके लिए मैं एक बड़ा ही सिंपल पोटेंशियल सबसे पहले आपके पास लेके आता हूं. दैट इज बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज. अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट चार्ज है Q, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से कोई पॉइंट P है और ये डिस्टेंस R है. इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, विच इज KQ/R², राइट. और इस पॉइंट चार्ज की वजह से B से A पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा और मैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं. तो VAB क्या होगा? माइनस इंटीग्रल, यस, सम B2 सम RB. इनिशियल पॉइंट क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट ले लो, ये ओरिजिन है, और ये RA, and then electric field KQ/R², and this is a vector quantity, so R cap, because electric field will be in this direction, and dot this distance we have traveled dr, so it will be dr vector, right. So ये dot product जो है that will give you minus. ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? So let me take this outside. Minus, so this will be KQ, and what will be the integral? Minus 1/R. 1/R and RB and RA. Yes or no? So it will become KQ 1/RA
minus 1 by RB. This is the potential or potential difference. The This is potential difference. potential difference VA minus VB. ये ध्यान रखना. This is the potential difference VA minus VB which we calculated. और देखो मैंने पूरा वेक्टर वगैरह लिख दिया है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए cos 0 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है ना. यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 is equal to 1. तो पहले तो ये देख लो कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मुझे. और अगर मुझे वर्क निकालना हुआ, देख लो जरा, बी से ए लाने में अगर मुझे वर्क निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्यू चार्ज को वीए माइनस वीबी से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यस. यस तो सर. हो क्या रहा है कि अगर यहां पे क्यू चार्ज है तो यहां पोटेंशियल VA है, तो इसको मैं चलो एक एग्जांपल के तौर पे 50 वोल्ट ले लेता हूं, और यहां पोटेंशियल VB है, और इसको मैं 60 वोल्ट ले सकता हूं क्या VB पे? बोलिए जल्दी. कैन आई टेक दिस VB एज 60 वोल्ट? No, No, sir. No, because sir. potential No, is sir. continuously decreasing, so I can only take less than 50. So I am taking 30 volt. Okay, and this charge 1 coulomb is to be brought from here to here. So how much? Because if we want to bring it here, we will have to do some work, because this will be will be repelling it. So what work from B to A we have to do? It will be 1 into 50 minus 30, and that is equal to 20 joule. Please see this. This is a small example to make you understand. Yes. तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये कहीं प्रॉब्लम में निकल के आती हैं. अगर जरा सा कंफ्यूजन है तो साइन गलत हो जाएगा आपका. इज दिस क्लियर? Yes sir. ओके. अब जरा आगे बढ़ते हैं. अब मैं हाँ. यस. Direction of DR and E are opposite now. So that is taken care now already in your formulation. Okay, that is why negative sign. That is there. why negative sign already I have taken that that into account, na? Okay, sir. So I should actually write only DR here directly, na? Because I have already done all that in the formulation, right? Is that okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. और ये ध्यान रखो कि ये जो है ना, हेलो रवि, Yes, sir. प्लीज ध्यान से देखना. ये जो लिख रहा हूं ना, ये तो F डॉट DR है ना, तो तुम्हारा फोर्स और तुम्हारा DR तो सेम डायरेक्शन में ना. तुम जो फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से वर्क डन है भाई. B से A में आपके लाने का है, फील्ड की वजह से नहीं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. यही तो मैं बताना चाह रहा हूं. 2 टाइप ऑफ वर्क इज देयर. अगर मुझे A से B भेजना हो फील्ड के कारण, तो फील्ड तो इसको अपने आप भेज देगी. लेकिन अगर B से A लाना हो तो फील्ड अपने आप नहीं ला पाएगी, तुम्हें काम करना पड़ेगा. You will have to do work, right? Yes, sir. Got it, sir. Got it? अच्छा, अब देखो जरा रेफरेंस सेट करते हैं. अब मैं B पॉइंट को दूर लेता जा रहा हूं, तो देखो ये 1 अपॉन RB है, ये बड़ा होता जाएगा. अभी 1 अपॉन RB कितना है? इतना है RB. तो B को आप दूर लेते जाओ तो ये क्या होता जाएगा? RB बड़ा होता जाएगा और 1 अपॉन RB छोटा होता जाएगा, राइट? सो इस तरह से इस टाइप के पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैं क्या कर सकता हूं कि RB को बहुत दूर लेके चला जाऊं, इंफिनिटी पे लेके चला जाऊं, तो जो A पॉइंट का पोटेंशियल है उसको मैं KQ बाय RA लिख सकता हूं. तो इन जनरल अब जब सिर्फ एक ही सफिक्स बचा तो सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ बाय R हो गया. यस. सो ये KQ बाय R पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कब होगा बताओ? इनफाइनाइट से पॉइंट लाएंगे सर. जब
जब आपने रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे कर दिया है। रेफरेंस पॉइंट कहां लेके चले गए आप? इन्फिनिटी पे लेके चले गए। तो जब रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है तब आपका ये वाला टर्म 0 है, तब ये आंसर है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी करेंगे जिसमें रेफरेंस पॉइंट को कहीं और कहीं और कहीं और कर देंगे, तो देखेंगे वीए की वैल्यू लगातार बदल रही है। क्यों? क्योंकि भाई वीए इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज इतनी ऊंची है तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब तक दूसरा हाथ नहीं लाओगे रेफरेंस पोटेंशियल, तब तक कैसे पता चलेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर मैं रेफरेंस को बदल दूं तो ये टोटल ये चीज बदल जाएगी। अगर रेफरेंस को फिक्स कर दूं तभी मैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बता सकता हूं। तो आप जब भी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बताते हो सिंगल पॉइंट पे, इसका मतलब आप रेफरेंस पे पोटेंशियल 0 ले रहे हो। तो एग्जाम में हमेशा ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें रेफरेंस पोटेंशियल रहेगा, और आप वाली गलती कर सकते हो कि आप रेफरेंस पोटेंशियल को 0 ले लो। ठीक, चलो। सो ये सब चीजें प्रॉब्लम में आएंगी। अभी जो मैं प्रॉब्लम कराऊंगा आपको उसमें ये चीजें निकल के आएंगी। ओके, अब जैसे ही पोटेंशियल, सो ये पहले बताओ, ये फॉर्मुलेशन आपको समझ आया कि आप एक वेक्टर फील्ड से कहां पहुंच गए? स्केलर फील्ड पे पहुंच गए, और स्केलर में काम करना आसान है। सो जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, सारी पोटेंशियल के टर्म में डिस्कस की जाती हैं, कभी भी फील्ड के टर्म में डिस्कस नहीं की जाती। फील्ड को हम पोटेंशियल से कैलकुलेट कर लेते हैं। वी कैलकुलेट फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस? Yes, sir. Yes, sir. So now after we have understood potential, immediately there is a concept called equipotential surface. ठीक है, that comes equipotential surface, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को जज करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो आपने देखा कि अगर मैं रेफरेंस पोटेंशियल को 0 ले सकता हूं, तो अगर मैं कोई पॉइंट पी लूं जो कि r डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल बिकॉज एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इट इज जस्ट k क्यू बाई r। यस और नो? तो अगर मैं r, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो अगर मैं r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो वहां पे पोटेंशियल सेम आएगा कि नहीं आएगा? यहां पोटेंशियल कितना होगा? v। यहां कितना होगा? v। यहां कितना होगा? v। सो इस स्फीयर पे कहीं भी पोटेंशियल v हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. सो दिस इज नोन Yes. एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर मैं r को बदल दूं, मान लो मैं r को थोड़ा छोटा कर दूं, तो एक नया सरफेस बन जाएगा, और यहां पे मान लो पोटेंशियल v डैश है, तो हर जगह पोटेंशियल v डैश ही रहेगा। तो ये एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहां पोटेंशियल इससे कुछ अलग है। अगर मैं इसको v कह रहा हूं तो इसको v डैश कह रहा हूं। दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज ऑल्सो ओके। अब तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर आया यहां पे, तो मैंने देख लिया क्योंकि बड़ा सिंपल था, r डिस्टेंस चारों तरफ इक्वल कर दिया और उसका लोकस हो गया स्फीयर, बट इट शुड कम आउट मैथमेटिकली, राइट? सो व्हाट इज द पोटेंशियल गिवन टू अस? इट इज kq by r. yes or no? And what is r in Cartesian? x square plus y square plus z square. So when you write some phi naught potential, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो phi naught कांस्टेंट रहना चाहिए, so it will become kq by under root x square plus y square plus z square. Yes, is this okay? And you take Yes. it on this side, so it will become x square plus y square plus z square is equal to kq by phi naught under root का whole square. Yes, what is this equation?
Equation of sphere. दिस स्फीयर इज का इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है अंडर रूट ऑफ के क्यू बाय फाई नॉट. फाई नॉट. And because q is same, phi naught is same, you are taking one phi naught for one equipotential surface, so you will get one sphere. You will change the value of phi naught, you will change the value of r, you will get another phi naught and next potential surface. So this is a sphere. So आप देखो जरा मैथमेटिकली निकल के आ गया कि ये क्या होगा, स्फीयर होगा. Sir, no need of root. We have to scale now. Sorry, yes, correct, thank you. Ultimately I have to square it na. So when I will square, what will happen? X square plus y, it will become KQ upon phi naught KQ the by whole phi naught. square. KQ by phi naught whole square, The right? whole square. So the Yes, sir. what will be the radius? It will be KQ by phi naught. Thank you. The radius will be KQ by phi naught. Is this okay? Yes, sir. So इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा ये आपको रटने की जरूरत नहीं है. और पॉइंट चार्ज के केस में तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, बट यू विल नॉट गेट ऑलवेज पॉइंट चार्ज, राइट? सो वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. सो दैट्स व्हाई वी शुड नो. कैसे करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे बनाओगे? पोटेंशियल का जो भी वैल्यू गिवन है उसको कांस्टेंट कर लोगे, बिकॉज इक्विपोटेंशियल है ना, सो इट विल हैव सम वैल्यू. फॉर एग्जांपल इसको 1 वोल्ट कर लिया, सो यू विल गेट एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन जो सजेस्ट कर रही है दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. This much is Yes, okay sir. to everybody? Okay, so now I am taking some different potential, right? Just to teach you. One thing more I will tell, and then I will go to this. Okay. So एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं कुछ और पोटेंशियल्स आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, राइट? वो ये है कि अगर पॉइंट चार्ज से ही समझ लो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. अगर मैं इस वाले पोटेंशियल और यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, तो मैं यहां पे ले रहा हूं 50 वोल्ट, ठीक? इस वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट. इस वाले का 60 वोल्ट लिख सकता हूं क्या? No, sir. ओके, तो 30 वोल्ट चलेगा? Yes, sir. अब आप किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ध्यान से देखना. तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और पोटेंशियल जिधर डिक्रीज हो रहा है फील्ड उस डायरेक्शन में होगी, और या ऐसा कह सकते हो कि पोटेंशियल जिधर इंक्रीज हो रहा है फील्ड उसके जस्ट अपोजिट होगी. इज दिस ओके? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दैट डायरेक्शन जिस तरफ पोटेंशियल जो है वो सबसे तेजी से डिक्रीज हो रहा है. तो एक ये जरा चीज आप ध्यान में रख लो. तो जैसे मान लो ये चार्ज Q था, एक स्ट्रेट सिंपल लाइन में देखो, ये VA था, ये VB था. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो सकता है? इस पे मैं 50 वोल्ट लिखूं तो इस पे कितना लिख सकता हूं? 30 वोल्ट, राइट? क्योंकि दूर जा रहे हो ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी. देख लो जरा ध्यान से. इज दिस ओके? राइट? सो you can write here that the direction of field will be
the direction of electric field will be in the direction in which electric potential is decreasing फास्टली, सबसे फास्ट जिधर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी इसको इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करेंगे, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस और सिखा दूं एक और केस में। सो मान लो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं। सो मान लो कि आपको पोटेंशियल गिवन है, फाई इज इक्वल टू, पोटेंशियल इज गिवन, जैसे अभी वाले केस में क्या था बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या था, a बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यस और नो? दिस वाज पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। और अब मैं कोई पोटेंशियल लिख रहा हूं a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and a is some positive number. Now this is the potential and I want to draw equipotential surfaces. So draw equipotential surfaces and b, give the direction of electric field. Give the direction of electric field. Yes? Is that okay? समझ आ रहा है अच्छे से? सर वो सर प्रीवियस डे पे सर हो चुका है ये प्रॉब्लम से। अरे भाई तुम गलत क्लास अटेंड कर रहे हो। नहीं सर, पिछले दिन सर। मुझे एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। सो अब देखो जरा ध्यान से, मुझे फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, a ग्रेटर देन 0 है तो a को 1 ले लेता हूं और फाई की कोई वैल्यू ले लेता हूं। इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है तो फाई की अलग अलग वैल्यूज लूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम फाई, यस करेक्ट? सो दिस विल Yes. बी हैविंग सम वैल्यू फाई नॉट। सो अब मुझे इसको प्लॉट करना है टू गेट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाई नॉट को 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरीके से लेता जाऊंगा, राइट? तो अगर मैं सबसे पहले फाई नॉट को 0 वोल्ट ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 will give me pair of straight lines passing through origin. Yes, so here phi naught is 0. Just I will write the voltage, okay? Simply I will write the voltage. So 0 volt and 0 volt. So what is the equipotential surface right now? लाइंस पास Lines, right? अब मैं क्या कर रहा हूं कि फाई नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 1 का मतलब हो गया, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट? 1 यहां कट करेगा या नहीं कट करेगा भाई? इस पूरी लाइन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0. So it will be pair of 1 and minus 1. बोलो भाई। हाइपर। So it is 1 volt and 1 volt. Now this is the equipotential surface, right? This axis is y axis and this axis is x axis. And now I will take phi naught is equal to 2 volt. So now this time equation will be x square minus y square is equal to 2. So this time again you will have something like this, and this you will have something like this, and it will be 2 volt. It will be 2 volt. So these are the equipotential surfaces. Because ये 2 dimension था तो circle भी हो सकता था किसी simple case के लिए, but it is coming out to be these hyperbolas, rectangular hyperbolas, right? Sir,
यस सर जो 0 वोल्ट के लिए हम लोग ने किया, हम लोग को जो मिला, हम्म तो हम लोग उसको प्लेन के इंस्टेड ऑफ, मतलब प्लेन नहीं मान रहे बट लाइन मान रहे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सो यार इक्विपोटेंशियल ये तो सरफेस 2D सरफेस है ना, ये 3D सरफेस नहीं है। योर पोटेंशियल इज इन 2 डायमेंशन. ओके ओके So ओके you are on a plane. So on this plane, only this line will have zero potential. यहाँ zero potential, zero potential, zero potential, zero potential, zero potential, zero potential. ऐसे यहाँ 0 0 0 0 0 0 0. और जब यहाँ पे चलोगे तो यहाँ 1 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 1. यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2. It will be like this. Okay? ओके सर, ओके ओके और इसी तरह से अगर मैं -1 पोटेंशियल ले लूं, -1, तो क्या होगा? इट विल बिकम लाइक दिस, -1 वोल्ट, एंड दिस -1, then -2, and then -2, like this. Now coming to the direction of electric field, don't forget that electric field will be in the direction in which the potential is changing steepest and potential is decreasing steepest. Is this okay or not? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से घट रहा है. तो आप देखो इस पोटेंशियल सरफेस से पहले भी तो पोटेंशियल सरफेस से ही आप जा रहे थे, बट वो स्फीयर था तो आपने देख लिया था इस टाइप से जाना था. अब देखो जरा ध्यान से, तो अब जब देखोगे तो पोटेंशियल घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है. ये तो पक्का हो गया घट रहा है. और सबसे स्टीप, तो सब पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए आओगे, तो यहां पे जब आओगे तो आपको थोड़ा ऐसे होना पड़ेगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसी तरह से जब इस तरफ से आओगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बाकी इसी के सीक्वेंस में आप बना सकते हो. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिमिलरली इस तरफ बना सकते हो. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरह से इधर देखोगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इधर देखोगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये सारे परपेंडिकुलर इस पे जाएंगे. ओके क्योंकि उसी डायरेक्शन में सबसे तेजी से वो बदल रहा होगा. सो परपेंडिकुलर करने के चक्कर में एक कर्वेचर बन जाएगा. सो इज दिस ओके? Yes, sir. So these are the equipotential surfaces. Equipotential surfaces. Yes? Tell me if there is any doubt you want to ask. So many things are there in this. So actual जब आप रिसर्च वगैरह में जाते हो तो you don't have कि एक चार्ज है उस पे इतना फोर्स लग रहा है. No. You have a system जिसका एक कॉम्प्लिकेटेड सा पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल से सारी चीजें डील की जाती हैं. सो लाइक दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा है. सो इज दिस ओके? Tell me. Yes, sir. And if there is any doubt, feel free to come in. You can ask at any point if there is any doubt. Okay. So can I erase this? So इसको मार्क कर लेना. This is the direction of electric field. Right? A vector quantity. This is the direction of electric field. So electric field will become curved. Not every time it will be a straight line. So depending on the charge system and its potential, the electric field will take different shapes. तो अच्छे से नोट कर लिया सबने? Okay. So let me move
Now I may give you different type of potentials and you can draw, and then you can analyze what is the nature of equipotential surface, what type of curves they make, and then you can also tell what is the direction of electric field, right? So अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो मैंने आपको बताया कि जो VAB है और जो वर्क डन फॉर अ यूनिट चार्ज है, that is actually minus some B to A and E and dot DL, right? This is what the potential difference looks like. Yes. Yes, sir. Now अगर मैं वर्क लिखूं, यहां पे W लिख दूं तो यहां Q आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, राइट? और WBA हो जाएगा, W will become B into A. So अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि the field for which we are coming from a point B to A, we can take any path for a particular type of field. We can take any path, any of the paths, and nothing will happen. The answer will remain same. So if I write W here from B to A, आप next step में लिख लो, and suppose I am bringing Q charge, so Q will be here. So this is independent of path, independent of path. If we have a field जिसको हम कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड. सो कंजर्वेटिव वर्ड वहीं से आ रहा है, बिकॉज you take any path and the work done remains same. The work done is not depending on the path. You may take this straight path or you may take any curved path. So work done remains same, right? The work done remains same. So I want to give you a very nice problem just to understand that कई बार क्या होगा कि इस रास्ते से आने में मुझे इंटीग्रल करने में दिक्कत होगी, तो मैं किसी ऐसे रास्ते को चुनूंगा जहां पे मेरा इंटीग्रल आसान हो जाए. तो बिकॉज आंसर सेम आना है, आंसर सेम आना है बिकॉज आवर नेचर ऑफ आवर फील्ड इज सच. कोई भी रैंडम फंक्शन अपने मन से मत लिख देना कि ये फील्ड है तो ये कंजर्वेटिव होगा. नो, दैट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. उसके बारे में और बात भी करेंगे बाद में, बट अभी इतना जान लो कि किसी भी रास्ते से हम आए, सो nothing will happen. सारे आंसर हमें सेम मिलेंगे. Work done between B to A will remain same. This is some initial point and this is some final point. Is that okay? This is what the concept is. So इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम करेंगे जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है? सो मैं जस्ट एक फील्ड नोट कर लेता हूं. एक फील्ड के हेल्प से मैं आपको सिखा दूंगा कि मान लो कि आपको गिवन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 1 over z square 8xyz x cap plus 4x square z 4x square z y cap minus 4x square y z cap 4x square y z cap, and this is field, so unit is volt per meter, right? So this is the field given, 1 upon z square 8xyz x cap plus 4x square z y cap minus 4x square y z cap volt per meter. This is the field given, and they are saying that find the work done, find the work done in taking 6 nanocoulomb of charge, 6 nanocoulomb of charge, a distance of 2 micrometer, a distance of 2 micrometer, starting point P is given,
2 -2 and 3 and proceeding in the direction. अब देखो बड़ी मजेदार बात है, प्रोसीडिंग ये नहीं दिया हुआ है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बताया किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज गिवन एक्चुअली dl. So that is -6/7 x cap plus 3/7 y cap plus 2/7 z cap. तो थोड़ा मैथमेटिक्स में मत लॉस्ट हो जाना, जो सिंपल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा. तो आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए, आप पहले सोचो कि सिस्टम क्या गिवन है. तो सिस्टम है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो गिवन है. फिर है कि वर्क डन निकालना है. तो भाई हमें तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला पता है कि अगर बी से ए पॉइंट तक जाना हो तो माइनस इंटीग्रल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ई डॉट डीएल. यस और नो? यही पता है, करेक्ट? सो dl will become simply dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. अगर किसी यूनिट स्मॉल यूनिट वेक्टर को लिखना है कार्टेशियन में, so obviously it will become dx x cap plus dy y cap plus dz z cap. करेक्ट? तो मुझे इनिशियल पॉइंट चाहिए जो गिवन है. कितना गिवन है बोलो? 2, -2, 3. और मुझे फाइनल पॉइंट चाहिए, वो नहीं गिवन है. वो ये गिवन है कि भाई इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कितना जा रहे हैं? 2 माइक्रोमीटर. यस और नो? सो मुझे फाइनल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई एक वेक्टर है P से Q सपोज, तो PQ मुझे पता है एक्चुअली. आई नो द वेक्टर PQ बिकॉज मुझे यूनिट वेक्टर पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है. देख लो पहले ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं. √6/7 स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस 2/7 होल स्क्वायर शुड कम आउट टू बी 1. तो नीचे 49 आ रहा है, ये 36 + 9 + 4 आ रहा है या नहीं? Yes, sir. इट इज अ यूनिट वेक्टर. सो उस वेक्टर की पहले डिस्टेंस निकाल रहा हूं PQ की, तो वो हो जाएगा -12/7 प्लस 6/7 सॉरी x कैप प्लस 6/7 y कैप प्लस 4/7 z कैप. ये आ गया वेक्टर PQ वेक्टर. ये बात समझ आ रही है? सो अब मुझे P पॉइंट पता है और PQ वेक्टर पता है. इस तरीके की चीज है, P पॉइंट पता है और ये PQ वेक्टर पता है. तो व्हाट इज PQ वेक्टर? बोलिए. इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x, y, z, राइट? सो व्हाट विल बी PQ? इक्वल टू, इट विल X बी इक्वल minus- टू x प्लस बोलो भाई, x Min- प्लस 12/7 सॉरी ये कितना है? x -2 सॉरी ये कितना दिया हुआ है? 2 -2 and 3. So x -2 x cap plus y plus 2 y cap plus z -3 z cap. This is the PQ vector. एंड PQ वेक्टर की वैल्यू पहले से ही पता चल गई, तो x की x y z निकाल लो. तो बताओ जरा कितना होगा? x -2 will be equal to -12/7, y plus 2 will be equal to 6/7, and z -3 will be equal to बोलो 4/7. So what is the value of x, y, z? वो मैं यहां पे लिख देता हूं, बता दो. कैलकुलेट एवरीबॉडी, जल्दी से करके बताइए. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इधर 2 आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 2/7 2 by कॉमा y की वैल्यू यहां माइनस होगा, 7 to 14, 14 में से -8 by कितना? -8/7 और कॉमा
इसमें 3 ऐड होगा 25/7. 25/7। तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब हमारा काम अब जाके पूरा हुआ। अब देखो ये छोटा सा वेक्टर यूज हुआ है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सिंपल पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। तो अब मुझे ये भी पता चल गया भाई, देख लो एफ भी पता चल गया, विच इज 2/7 कॉमा -8/7। अब आपके एग्जाम में ज्यादातर ये दिया होता है, इसमें मैंने आपको इसको निकालने में भी फंसा दिया है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, ये गिवन होता है और फील्ड गिवन है। अब देखो जरा भाई, क्लियर है? सो अब मैं क्या क्यू करता भी हूं, आएगा ना, WBA। सॉरी सर WBA इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू, इंटीग्रल क्यू भी आएगा। तो क्यू कितना गिवन है? 6 नैनोमीटर। तो यहाँ 6 लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है। बाद में यूनिट देख लेंगे, जैसा आएगा यूनिट सही से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब शुरू होने वाला है। तो ये तो पॉइंट निकालना था, ये पोजीशन। अब देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ये नहीं कि पोजीशन वेक्टर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो और उसके बाद जब फिजिक्स में आता है तो तुम्हें यहीं पे सिखाना जरूरी होता है, अदरवाइज वो चीज यहां काम नहीं आती है उतने अच्छे से, ठीक है। अब बताओ जरा, WBA यानी यहां पे क्या लिखूं, PQ लिखूं ना? हाँ, इज इक्वल टू, कोई बताएगा? -6 इंटीग्रल, जल्दी से मुझे पॉइंट्स बता दो भाई कोई। 2 -2 और 3। 2 -2 और 3, और ऊपर वाले पॉइंट्स? 2/7 हाँ -8/7 हाँ 25/7 25/7। और इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl, यही तो करना है। अब जब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो इसको भी लिख देता हूं यहीं पे। तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता है कि सिर्फ x कैप, y कैप, z कैप के साथ डॉट बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लो 8xy/z² dz प्लस 4x² dy प्लस माइनस 4x² dz। ये आ गया भाई इंटीग्रेशन। अब समस्या ये है कि इस रास्ते से जब मैं जाऊंगा तो यहां पे तो बड़ा गड़बड़ है मामला कि x y z सब बदल रहे हैं, कैसे इंटीग्रेट करूंगा भाई? First term, sir, 8xy/z. 8xy/z, थैंक यू, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को समझो, तभी एग्जाम में तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है बट ये प्रॉब्लम सेम रहती है। तो अगर मैं अभी इंटीग्रेशन को अंदर लेके आता हूं तो यहां पे dz है, यहां x y z है, सब बदल रहे हैं, कैसे करूंगा? तो मैं एक तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि रास्ते पे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, -2 3 से सबसे पहले मैं x में जाऊंगा, ध्यान से देखना। तो x वाला क्या बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा, और y और z वाले सेम रह जाएंगे। ये पहला रास्ता पकड़ा मैंने। दोबारा मैं क्या करूंगा कि x को बदलूंगा नहीं, -2 से y में -8/7 पे पहुंच जाऊंगा और z को सेम रहने दूंगा। z कितना है, सॉरी 3। और उसके बाद मैं 2/7 और -8/7 और इस बार 25/7 पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने ऐसा रास्ता लिया कि मुझे मान लो 3D में किसी पॉइंट यहां पे पहुंचना था, तो मैं पहले क्या किया कि पहले अलोंग x चला, फिर अलोंग y चला, और फिर अलोंग z चला। तो आप मुझे मना नहीं कर सकते ना, बिकॉज वर्क डन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं, ये भाई यहां पे dx होगा, जब मैं अलोंग x चल रहा हूं तो y और z बदल नहीं रहे, तो dy dz 0 हो जाएगा। जब मैं अलोंग y चलूंगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और जब मैं अलोंग z चलूंगा तो ये दोनों। ये बात समझ में आई सबको? ध्यान से सुनो इस बात को।
Yes or no? Sir, here we are assuming field to be conservative. Field is conservative, otherwise we can't do all this, right? So field is that field which is representing electric field of some charge. It is not a random function. Is that okay? Okay, sir. हाँ, that is, ये पहले ही मान के चलो. अभी मैं आगे और प्रॉपर्टीज बताऊंगा, कर्ल वगैरह बताऊंगा कि जीरो होता है. तो पहले ये बताओ, ये कौन रिपीट करके बताएगा मुझे जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? Who will tell? Jagannath, can you tell? Sir, can I tell? हाँ, yes, Vishal, you can tell. सर जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसमें तो मैंने- एक्स वाई जेड तीनों मुझे ऐसे जाना था, हाँ, मुझे ऐसे जाना था, Yes, sir. लेकिन तब इंटीग्रल मुश्किल हो रहा था. तो मैंने क्या किया कि पहले मैं अलोंग एक्स चला. हाँ, अब बताओ, जरा बताओ. सर इसमें अपन पहले एक्स डायरेक्शन में चले, फिर एक्स उस टाइम पे वाई और जेड कांस्टेंट ले लिया, हाँ, फिर मतलब वाई में फिर जेड में पाथ चेंज कर लिया अपन ने, और बिल्कुल. इंटीग्रल जिससे आसान हो जाए. तो अब देखो क्या होगा इंटीग्रल. अब इंटीग्रल जो होगा वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, और वो इस तरीके से आएगा कि दिस इज इक्वल टू -6. अब पहला इंटीग्रल लिख रहा हूं, इंटीग्रल 2 -2 3 से कहां बताओ, 2/7 -2 3 minus sorry -2 and -2 3 and 8xy by z dx. ये पहला इंटीग्रल हो गया. तो यहां पे x की वैल्यू तो बदल रही है और y और z की सेम वैल्यू है, तो वो यहां पुट कर दोगे. इज दैट ओके? दूसरी बार क्या होगा कि x हो गया है 2/7, y है -2, और अब हम y में चलेंगे और z है 3. तो इस बार इसको सेम रखा, इसको -8/7 किया और इसको 3 किया, और यहां 4x² z dy कर लिया, राइट? उस टाइम पे बाकी दोनों जीरो हो गए. और तीसरी बार इंटीग्रल 2/7 -2 से 2/7 -8/7 एंड 25/7 आ गया. बस ये इंटीग्रेट अब तो बच्चों वाला इंटीग्रल हो गया. दिस यू कैन डू, दिस इज योर होमवर्क. इसमें इंटीग्रेशन जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y और z की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? कांस्टेंट y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 3. यहां पे बताओ, यहां y की वैल्यू क्या होगी? y तो चेंज हो रहा है सर. y तो वेरिएबल है. वेरी गुड. x की वैल्यू क्या होगी 2/7. और z की, और यहां पे dz. z बदल रहा है, x और y है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं. ये मैंने लिखा नहीं क्या? लास्ट वाले टर्म में थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, सॉरी. माइनस x 4x² y by z² dz. ये है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? 2/7. व्हाट इज वैल्यू ऑफ z? y sir, y should be -8. सर वाई के उसमें लेंगे. Z वैल्यू ऑफ y इक्वल -8/7. ये मैंने सर ये आपने लिमिट गलत लिख दी. वेट, कुछ गलती हो गई है. तो ये सही है ना, इधर वाला सही है. Yes sir. यहाँ पे जेड की लोअर लिमिट में. यहाँ पे मैंने कुछ गलती की Minus- है क्या? 2/7, और ये तो -8/7. ऑलरेडी -8/7 हो चुकी है ना. ये तो ऑलरेडी -8/7 तक पहुंच चुकी है y, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे -8/7 ही कांस्टेंट रहनी है और z बदल जाएगा. तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस, एंड
वैल्यू को क्या करना कि एक 10 टू द पावर माइक्रो है, 10 टू द पावर -6, और एक किसमें गिवन है, चार्ज किसमें गिवन था, नैनो कूलम। तो इसको एक्चुअली तुम फेम्टोजूल में लिख देना, ठीक है ना, विच इज 10 टू द पावर -15। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फेम्टोजूल लिख देना। ओके, सो प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। This is the question which gives you lot of insight how these integrals are done. तो इंटीग्रल ई डॉट डीएल तो कह दिया, बट उसको करना कैसे है वो एक इंसाइट ये क्वेश्चन देता है। तो एग्जाम में जब आते हैं तो ये फंक्शन थोड़े सिंपल कर दिए जाते हैं ताकि आप फटाफट इंटीग्रेट कर लो, नंबर्स को भी थोड़ा सिंपल रख दिया जाता है। बट एक बार आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप कोई गलती ना करो। इज एवरीथिंग क्लियर इन दिस क्वेश्चन? Yes, sir. यस, यू कैन डू इट ना। आंसर निकालोगे सभी लोग? इसको फिर से अपने आप करना ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। अब आप ये देखो कि एक बार x बदल रहा है, और यहां पे लिखा है मैंने x बदल रहा है तो y और z सेम रह रहे हैं। फिर x बदल के 2/7 हो चुका है, तो अब ये x नहीं बदलेगा और z नहीं बदलेगा, अब y बदल रहा है, और उसके बाद फिर x और y सेम रहेंगे और z बदल रहा है। तो इस तरीके से किया है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़े से कॉन्सेप्ट और बिल्ड करके फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी अभी कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स को प्लॉट करना और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना बाकी है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे इंटीग्रल्स और भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल लेंगे और देखेंगे कि उसमें वर्क डन कैसे निकलता है, या पोटेंशियल। अब अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई ना करो तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीपी एंड वीक्यू। यस और नो? यस सर। अगर 4 Yes, से sir. मल्टीप्लाई ना करो तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीपी एंड वीक्यू। ओके, चलो, ओके, थैंक यू। हाँ।